हर परिवार के पास एक राज होता है, एक ऐसा राज जिसे दफनाने के लिए कब्र की जरूरत नहीं होती, बस एक डायरी काफी होती है और एक चेतावनी जिसे कोई नहीं मानता। मेरा नाम आदित्य है और आज मैं आपको अपने परिवार के उस राज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, जिसने मुझे सिखाया कि कभी कभी भूत हवेली में नहीं, हमारे अपने खून में बहते हैं। अगर आपको रियल साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है, जो ओवर ड्रामा नहीं असली डर देता है, तो ये कहानी आपके लिए ही है। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। सब कुछ शुरू हुआ था उस लिफाफे से जो मेरे दादाजी की मौत के बाद मिला। उसमें थी एक पुरानी डायरी, एक टूटा हुआ ताबीज और एक चाबी। उस चाबी के साथ एक चेतावनी थी, बस एक वाक्य, उस घर में कभी न जाना, खासकर अमावस्या की रात। मैंने वो चेतावनी नहीं मानी क्योंकि हम सब नहीं मानते ना। हमें लगता है बूढ़े लोग डराते हैं, पर दोस्तों कभी कभी बूढ़े सच जानते हैं। तो बैठ जाइए आराम से, लाइट थोड़ी कम कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जहां हर पन्ना एक रहस्य खोलता है और हर रहस्य एक नया डर। कहानी शुरू होती है अभी, इसी पल। आदित्य के हाथों में वो लिफाफा किसी बर्फ के टुकड़े जैसा ठंडा लग रहा था। हालांकि दोपहर की चिलचिलाती जून की धूप उसके कमरे की खिड़की से भीतर तक आ रही थी। वकील साहब की आवाज दूर दूर से आती प्रतीत हो रही थी, जैसे किसी कुएं के भीतर से बोल रहे हों। और इस प्रकार स्वर्गीय श्री ब्रिज किशोर जायसवाल, आपके दादाजी ने अपनी संपत्ति में से ये विशेष वस्तुएं आपको सौंपी हैं। बाकी सब कुछ तो पहले ही वितरित हो चुका है। आदित्य ने लिफाफे को पलटा। ये कोई साधारण लिफाफा नहीं था, बल्कि हाथ से सिले हुए भूरे कपड़े का बना था, जिसके मुंह पर लाल मोम की मोहर लगी थी। मोहर पर एक अजीब सा निशान था, एक वृत्त के भीतर दो उल्टे त्रिकोण। उसने बिना कुछ कहे मोहर तोड़ दी। भीतर से दो चीजें निकलकर उसकी गोद में गिरी। पहली एक पुराना सा ताबीज था, चांदी का, पर अब काला पड़ चुका था। उसके बीच में एक टूटी हुई लाल कांच की डिस्क लगी थी, जिसके भीतर कुछ काला सूखा हुआ पदार्थ भरा दिख रहा था। उसे छूते ही एक अजीब सी ठंडक एक झटके की तरह आदित्य की उंगलियों से होती हुई कोहनी तक चली गई। उसने ताबीज जल्दी से मेज पर रख दिया। दूसरी चीज एक मोटी चमड़े से बंधी हुई डायरी थी। उसका चमड़ा घिसा हुआ और चमक गया था, मानो दशकों से उसे कोई रोज खोलता बंद करता रहा हो। डायरी के बीच में एक तांबे की पुरानी चाबी अटकी हुई थी। ये चाबी? आदित्य ने पूछा। आवाज में उत्सुकता थी, पर उसकी नजर उस ताबीज पर टिकी थी। हाँ, वकील साहब ने अपना चश्मा साफ करते हुए कहा। वो मुजफ्फरनगर जिले में आपके पैतृक गांव बिठौरी में स्थित पुरानी हवेली की चाबी है। संपत्ति का विवरण देते समय हमने उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि खैर वो जगह लगभग बेकार है, कोई नहीं रहता। बिजली पानी का कनेक्शन भी शायद कब का कट चुका होगा। आदित्य ने चाबी उठाई। वो भारी थी, जंग लगी हुई। उस पर गेट 2 खुदा हुआ था। तभी डायरी से एक पीले पड़ चुके कागज का टुकड़ा निकलकर नीचे गिरा। उस पर बाबा जी की ठेठ कांपती हुई लेकिन स्पष्ट लिखावट थी। आदित्य ने पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे आदित्य, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन दौलत तो बहुत नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी और एक चेतावनी जरूर है। ये ताबीज और ये डायरी हमारे परिवार की इतिहास की धरोहर हैं। इसे संभाल कर रखना, पर एक बात हमेशा याद रखना, उस घर में कभी न जाना, खासकर अमावस्या की रात। तुम्हारे पिता ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने अपने पिता की बात नहीं मानी। हम सब ने कीमत चुकाई है, तुम्हें नहीं चुकानी चाहिए। इस डायरी को जला देना या गंगा में विसर्जित कर देना, लेकिन उस घर की चाबी मत लो, उस दरवाजे को मत खोलो। माफ करना बेटा कि मैं तुम्हें ऐसी विरासत देकर जा रहा हूं। तुम्हारा बाबूजी। कमरे में सन्नाटा छा गया। पंखे की आवाज अचानक बहुत तेज लगने लगी। वकील साहब थोड़ा असहज लग रहे थे। उन्होंने अपनी फाइलें समेटनी शुरू कर दी। देखिए, बुजुर्गों के कुछ अपने विश्वास होते हैं, वकील साहब ने सहज बनने की कोशिश करते हुए कहा। आपके दादाजी अपने आखिरी दिनों में काफी खोए खोए से रहते थे। ये सब बातें ठीक है, तो मुझे अनुमति दीजिए। वकील के जाने के बाद आदित्य बरामदे में खड़ी अपनी पत्नी माया की तरफ देखने लगा, जो फोन पर अपनी मां से बात कर रही थी। उसकी नजर फिर उस तावीज पर टिक गई। वो क्या था, किस चीज से भरा हुआ था? और वो चेतावनी?
हम सब ने कीमत चुकाई है। उसने धीरे से डायरी खोली। पहले पन्ने पर स्याही से लिखा एक शीर्षक था, हमारे खून का दाग, एक कबूलनामा। उसके नीचे एक ही वाक्य लिखा था, इतनी जोर से कि कलम का नोक कागज को फाड़ गया था, ये घर भूखा है, ये हमारा खून चाहता है। आदित्य ने डायरी झट से बंद कर दी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बाबा जी की बीमारी, उसने खुद से कहा। उनका दिमाग डगमगा गया था। पार्किंसन के आखिरी चरण में ऐसा होता है। ये सब बकवास है। क्या हुआ? माया अंदर आई। उसके चेहरे पर चिंता थी। वकील साहब चले गए? क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं, आदित्य ने यथासंभव सामान्य बनाते हुए कहा। उसने तावीज और डायरी जल्दी से लिफाफे में वापस डाल दिए। बस बाबा जी की कुछ पुरानी यादें, एक डायरी और पुराने घर की चाबी। ओह! माया उत्सुकता से मेज के पास आई। कौन सा घर? देवरिया वाला? नहीं, गांव वाला, बिठौरी में। बिल्कुल वीरान पड़ा है। अच्छा है ना? माया के चेहरे पर एक सपना उतर आया। सुना है गांव अब काफी विकसित हो गया है। अगर घर ठीक ठाक है तो शायद हम वीकेंड हाउस बना सकते हैं। राहुल को भी प्रकृति के करीब रहने का मौका मिलेगा। नहीं, आदित्य का जवाब अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज और कठोर निकला। माया चौंक गई। आदित्य ने खुद को संभाला। मेरा मतलब है, वकील साहब बोल रहे थे वहां कुछ लीगल इश्यूज हैं, खाली पड़ी संपत्ति, देखते हैं। माया ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा, फिर शिकायत करती हुई बाहर चली गई। तुम हमेशा ऐसे ही हो, कुछ नया करने से डरते हो। आदित्य अकेला रह गया। शाम का सुनहरा प्रकाश कमरे में तिरछी रेखाएं खींच रहा था और उनमें धूल के कण नाच रहे थे। उसकी नजर उस सिले हुए लिफाफे पर थी जो अब मेज पर पड़ा था, मानो कोई छोटा सा अंधेरा द्रव्यमान हो। बाबा जी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, नर्म, प्यार भरी, लेकिन एक गहरी अटूट पीड़ा से भरी हुई। वो आवाज जो उसे बचपन की कहानियां सुनाती थी, अब एक डरावनी चेतावनी दे रही थी। उसने डायरी फिर से निकाली। बीच बीच के पन्ने पलटे। कुछ पन्नों पर स्याही के धब्बे थे, गहरे भूरे, जैसे सूखे हुए। उसने सोचना बंद कर दिया। कुछ पन्नों पर चित्र बने थे, एक पेड़ जिसकी शाखाएं मानवीय हाथों जैसी थीं, एक घर का फर्श प्लान जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा वृत्त खिंचा था, और हर दूसरे पन्ने के निचले कोने में छोटे छोटे अंकों में तारीखें लिखी थीं। उनमें से ज्यादातर अमावस्या की तारीखें थीं। उसने डायरी बंद करके अपने हाथों में ले ली। वो भारी लग रही थी, सिर्फ कागज और चमड़े का भार नहीं, बल्कि किसी और चीज का बोझ, एक रहस्य का, एक डर का। बकवास है, उसने जोर से कहा, अपने आप को हिम्मत देने की कोशिश में। बूढ़े आदमी की मनगढ़ंत कहानियां। पर जैसे ही उसने डायरी को अपने बेडरूम की अलमारी में सबसे ऊपरी शेल्फ पर कंबलों के ढेर के पीछे छुपाने का फैसला किया, उसकी नजर फिर से उस ताबीज पर पड़ी जो लिफाफे से बाहर निकला पड़ा था। उस टूटी हुई लाल डिस्क के भीतर का काला पदार्थ, क्या वो सचमुच? उसने ताबीज उठाया और खिड़की के प्रकाश की तरफ करके देखा। लाल कांच के टूटे हुए किनारे धारदार थे और अंदर का काला पदार्थ सूखा, दानेदार, और उसकी सांस रुक गई। प्रकाश में वो पदार्थ एक अलग ही रंग ले रहा था, गहरा लाल भूरा, एक रंग जो उसे जाना पहचाना लगा। एक ऐसा रंग जो लोहे की जंग या पुराने सूखे रक्त जैसा था। उसने ताबीज एक झटके से वापस लिफाफे में फेंक दिया, जैसे वो कोई जलता कोयला हो। उसकी उंगलियों पर वही ठंडक वापस लौट आई थी और इस बार वो उसकी रीढ़ तक चली गई। शाम ढल चुकी थी, कमरे में अंधेरा घनघोर होने लगा था। आदित्य ने स्विच दबाया, लेकिन लाइट नहीं जली, शायद फ्यूज उड़ गया था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। टिमटिमाती सफेद रोशनी ने कमरे में लंबी लंबी डगमगाती हुई परछाइयां बना दी। वो जल्दी से बाहर निकलना चाहता था, उस लिफाफे से दूर, उस डायरी और उस ताबीज से दूर। पर तभी टॉर्च की रोशनी सीधे उस लिफाफे पर पड़ी। लाल मोम की टूटी हुई मुहर चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस पर ताजा मोम टपकी हो। एक बूंद गाढ़ी और लाल मुहर के नीचे से निकलकर मेज की लकड़ी पर गिरी और वहां एक गहरा नम दाग छोड़ गई। आदित्य ने पलकें झपकाईं। दाग गायब था। मुहर सूखी और पुरानी थी, सिर्फ उसकी आंखों का धोखा। उसने गहरी सांस ली। तनाव, बाबा जी के गुजरने का सदमा, ये सब मैं ही बना रहा हूं। वो लिफाफा लेकर अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने शेल्फ खोली, कंबलों को हटाया और लिफाफे को धक्का देकर सबसे पीछे अंधेरे कोने में छुपा दिया। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा बंद किया, उसे लगा जैसे उसने किसी चीज को कैद किया हो। रात के खाने पर माया ने फिर से पूछा, सच बताओ, उस डायरी में क्या है? कुछ खजाने का नक्शा तो नहीं?
वो हंसी। आदित्य मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं, बस पुराने खर्चे का हिसाब। और तुम गांव वाले घर के बारे में सोचोगे? हाँ जरूर, आदित्य ने कहा, अपनी प्लेट में दाल चावल मिलाते हुए। उसका मन खाने में नहीं था, उसके कानों में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, बार बार, एक धीमे दोहराए जाने वाले मंत्र की तरह। उस घर में कभी न जाना, खासकर अमावस्या की रात। और अगले ही पल उसके मन में एक विचार कौंधा, एक ऐसा विचार जो डरावने कीड़े की तरह उसके भीतर रेंगने लगा। अगले सप्ताह अमावस्या है। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों को मुट्ठी में बंद कर लिया। ये सब निराधार था, बकवास था। फिर भी जब वो रात को सोने के लिए लेटा तो उसकी नज़र बंद अलमारी के दरवाजे पर टिकी रही और उसे यकीन हो गया कि अंदर अंधेरे में वो लिफाफा सांस ले रहा है। उसके भीतर की डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे हैं और उस टूटे हुए ताबीज के भीतर का काला सूखा हुआ पदार्थ धीरे धीरे गर्म हो रहा है। गाड़ी की खराब स्प्रिंग्स हर गड्ढे पर एक जोरदार झटका दे रही थीं, मानो उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रही हों। बिठौरी गांव की ओर जाने वाली सड़क सुनसान थी। धूप तेज थी, पर आदित्य के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर ठंडे और पसीजे हुए थे। पिछली सीट पर राहुल खिड़की से बाहर झांक रहा था, उत्सुकता से गायों और खेतों को देखता हुआ। माया अपने फोन पर गांव का मैप देख रही थी। अगला मोड़ लेफ्ट, उसने कहा, फिर एक कच्चा रास्ता, लगता है यही है। आदित्य ने गाड़ी मोड़ी। कच्चा रास्ता जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ था, जिन्होंने कार के दरवाजों पर खरोंचने की आवाज करनी शुरू कर दी, जैसे कोई लंबे नाखूनों से उन्हें रोकना चाह रहा हो। रास्ता अचानक खत्म हुआ और सामने एक विशाल पीली पड़ चुकी दीवार दिखाई दी। उस पर लोहे का एक बड़ा जंग खाया फाटक था। फाटक के ऊपर की लोहे की जाली में एक जर्जर नामपट टंगा था, जायसवाल निवास। वाह, माया ने कहा गाड़ी से उतरते हुए, इतनी बड़ी जगह, यहां तो पूरा गेस्ट हाउस बन सकता है। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें फाटक के पीछे खड़े उस 3 मंजिला हवेली पर टिकी थीं। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, जैसे खाली आंखों के सॉकेट। छत से बेलें नीचे लटक रही थीं, जैसे लंबे हरे बाल। पूरी इमारत एक धूप में सिकुड़े हुए पुराने जानवर की तरह लग रही थी, जो उनके आने पर नाराज हो। चाबी कहाँ है? राहुल ने उत्साहित होकर पूछा। आदित्य ने अपनी जेब से वो भारी तांबे की चाबी निकाली। फाटक का ताला बड़ा और पुराना था। चाबी डालते ही वो एक कर्कश चीख जैसी आवाज के साथ घूमी, जैसे किसी ने लंबे समय से सोई हुई चीज को जगा दिया हो। फाटक खोलते ही उसके पुराने हिंजों से एक लंबी दर्द भरी चरचराहट निकली। जैसे ही वे अंदर पैर रखते, हवा बदल गई। बाहर धूप तेज थी, पर आंगन में एक नम ठंडी छाया थी और एक गंध, हल्की पर स्पष्ट, पुराने सड़े हुए फूलों की मीठी सड़ी हुई महक, जिसके ऊपर एक तेज धातु जैसी गंध तैर रही थी। वो गंध वैसी ही थी जैसे पुराने नल से बहते पानी में लगती है, या जंग लगी किसी चीज के पास, लोहे जैसी। फू, राहुल ने अपनी नाक सिकोड़ी। यहाँ क्या बदबू आ रही है? बस धूल और बंद हवा है, आदित्य ने जल्दी से कहा। उसका अपराध बोध बढ़ रहा था। वो उन्हें यहाँ क्यों लाया? बाबाजी की चेतावनी उसके दिमाग में जोर जोर से बज रही थी। माया आगे बढ़कर मुख्य दरवाजे की ओर देखने लगी, जो लकड़ी का बना भारी पट था। उस पर नक्काशी की हुई थी। अरे वाह, देखो ये कारीगरी, ये दरवाजा तो म्यूजियम जैसा है। आदित्य ने दरवाजा खोला। भीतर का अंधेरा गहरा और ठोस लग रहा था, जैसे कोई काला पर्दा टंगा हो। उसने अपना फोन निकालकर टॉर्च जलाई। रोशनी ने एक बड़े हॉल के अंदर झांका। हवा में धूल के कण नाच रहे थे। फर्श पर गहरी धूल की परत थी, जिस पर उनके पैरों के निशान गड्ढे बना रहे थे। दीवारों पर फ्रेम में लगे चित्र टेढ़े लटके हुए थे। उनमें लोगों के धुंधले चेहरे उदासी से बाहर झांक रहे थे। डैडी, मुझे डर लग रहा है। राहुल ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज छोटी और डरी हुई थी। कुछ नहीं है बेटा, आदित्य ने कहा, पर उसकी अपनी आवाज में एक कंपकंपी थी। बस पुराना घर है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, सब कुछ वैसा ही पड़ा था जैसे दशकों पहले छोड़ा गया था। एक मेज पर कप प्लेट रखे थे। उन पर धूल की मोटी परत जमी थी। पर एक अजीब बात थी, बाकी सब जगह धूल थी, लेकिन सीढ़ियों के पास फर्श पर धूल कुछ कम लग रही थी, जैसे कोई हाल ही में वहां से गुजरा हो। शायद कोई जानवर रहता है यहां, माया ने कहा, पर उसकी आवाज में पहले जैसा उत्साह नहीं था। तभी राहुल ने ऊपर की मंजिल की ओर इशारा किया। मम्मी, वहां कोई खड़ा है। आदित्य और माया ने तेजी से ऊपर देखा। सीढ़ियों के ऊपर गहरे गलियारे में सिर्फ अंधेरा था, कोई नहीं था।
कहाँ बेटा? माया ने पूछा। वहां, अब चला गया, राहुल ने कहा। एक चाचा थे, बहुत उदास लग रहे थे। आदित्य के पेट में एक गड्ढा सा बन गया। शायद तुम्हारी नजर का धोखा था राहुल, यहां अंधेरा है। नहीं, राहुल ने जिद्दी अंदाज में कहा। मैंने देखा, उनकी आंखें लाल थीं, थोड़ी लाल, जैसे मेरी टॉर्च की लाइट। उस वक्त माया ने राहुल को गले लगा लिया। चलो बेटा, बाहर निकलते हैं, यहां हवा भी ठीक नहीं है। पर आदित्य जमा हुआ सा खड़ा था। लाल आंखें? बाबाजी की डायरी के उस पन्ने का वाक्य उसे याद आया। ये घर भूखा है, ये हमारा खून चाहता है। खून, लाल। उसने हिलने की कोशिश की, तभी उसे एक और चीज नजर आई। सीढ़ियों के नीचे दीवार के कोने में धूल पर कुछ निशान थे। पैरों के निशान नहीं, बल्कि छोटे छोटे गोल निशान, जैसे कोई गीले पैरों से चला हो या कोई जानवर अपने पंजों के बल चला हो। वे निशान सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। आदित्य, चलो ना, माया ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। उसकी आवाज में अब खुली चिंता थी। आदित्य बाहर निकलने से पहले एक आखिरी नजर हवेली पर डालना चाहता था। उसने फोन की रोशनी ऊपर खिड़कियों पर घुमाई। पहली मंजिल की बाईं कोने वाली खिड़की, उसका टूटा शीशा, वहां कुछ हिला। सिर्फ एक छाया, शायद एक पर्दा, पर पर्दा तो सड़कर गिर चुका था फर्श पर। फिर वो क्या था? और फिर बहुत हल्के से उसे एक आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट, जो शायद फुसफुसाहट थी ही नहीं, बल्कि हवा का वहां से गुजरने का सुर था। पर उसने जो सुना वो 2 शब्द थे, आ गया। वो पलटा और तेज कदमों से बाहर की ओर भागा, माया और राहुल का पीछा करते हुए। गाड़ी में बैठते ही उसने तुरंत दरवाजे बंद कर लिए। उसकी सांस फूल रही थी। तुम ठीक तो हो? माया ने पूछा, उसका पीला चेहरा देखकर। हाँ, बस, आदित्य ने कहा, कार स्टार्ट करते हुए। यहाँ की हवा सही नहीं लगी। मुझे भी, माया ने कहा, राहुल को अपने पास सटाते हुए। और राहुल की बात बच्चों की कल्पना होती है, इस उदास जगह में उन्हें कुछ भी दिख सकता है। हाँ जरूर, आदित्य ने कहा, पर उसका दिल इस बात से सहमत नहीं था। वो निशान, वो गंध, वो आवाज। गाड़ी चल पड़ी। रियर व्यू मिरर में आदित्य ने हवेली की तरफ देखा। धूप में वो और भी अधिक वीरान और दुखी लग रही थी। और फिर उसे लगा जैसे पहली मंजिल की उसी खिड़की में अंधेरे के बीच 2 हल्के चमकीले बिंदु थे, सिर्फ एक पल के लिए, फिर गायब। शायद सूरज की किरण का प्रतिबिंब था, जरूर वही था। रास्ते भर राहुल चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा। जब वे गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचे तो उसने अचानक कहा, वो चाचा कह रहे थे वापस आओ। आदित्य की गाड़ी का टायर एक तेज चीख के साथ फिसला। उसने कंट्रोल संभाला। क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, कंधे उचकाए। शायद मैंने गलत सुना। माया ने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक डर था। आदित्य ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो सीधे सड़क पर देखता रहा, अपने हाथों को स्टीयरिंग व्हील पर इतना जोर से पकड़े हुए कि उसके नाखून सफेद पड़ गए थे। वो बच्चे की कल्पना थी, जरूर थी, उसे यही मानना था। नहीं तो जिस डर ने उसकी जड़ें पकड़नी शुरू कर दी थी, वो उसे अभी से ही निगल जाएगा। और सबसे बुरी बात यह थी कि वो डर बाहर से नहीं आ रहा था, वो उसके भीतर, उसकी अपनी खून की धमनियों में बह रहा था, जो पीढ़ियों पहले इसी हवेली की नींव में गिराए गए खून से जुड़ी हुई थी। अगले 2 दिन आदित्य के लिए एक धुंध में बीते। हवेली की गंध उसकी नाक से नहीं जा रही थी। वो बासी फूल और लोहे की बू, जो अब उसके अपने घर के हवादार कमरों में भी महसूस होती थी। वो एक छाया बनकर रह गया था, अपने परिवार के बीच शारीरिक रूप से मौजूद, पर मानसिक रूप से कहीं बहुत दूर, उस जंग लगी चाबी और काले तावीज के बीच फंसा हुआ। माया ने देखा, वो बोली भी, क्या बात है, बीते 2 दिन से तुम कहीं खो से रहते हो? उस पुराने घर का डर अभी तक नहीं उतरा क्या? उसकी आवाज में चिंता थी, पर एक हल्की झिड़की भी थी। मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं है। आदित्य ने एक झूठी मुस्कान चिपका दी। नहीं, बस ऑफिस का तनाव है। लेकिन तनाव का स्रोत उसकी अलमारी की सबसे ऊपरी शेल्फ पर कंबलों के पीछे दबा पड़ा था। तीसरी रात, जब माया और राहुल गहरी नींद में थे, आदित्य ने वो डायरी निकालने का फैसला किया। वो और नहीं सह सकता था। अज्ञात का डर ज्ञात की सच्चाई से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। आधी रात का समय था, पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ,
सिर्फ फ्रिज की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। उसने डायरी अपने अध्ययन कक्ष में ले जाई, दरवाज़ा बंद किया और डेस्क लैंप जलाकर उसकी पीली रोशनी में उसे खोला। पहले कुछ पन्ने सामान्य थे, पुराने खर्चों का लेखा जोखा, कुछ पते, दवाइयों के नाम। फिर अचानक लहजा बदल गया, लिखावट और जोरदार हो गई, शब्द कागज पर गड़े हुए से लग रहे थे। तारीख शायद 15 जनवरी 1992। मुझे ठीक से याद नहीं, समय की सुध-बुध खो चुकी हूं। आज फिर वो आवाज़ सुनाई दी, सीढ़ियों पर पैरों के खरोचने की आवाज़। मैंने पिताजी से पूछा तो वे गुस्से में चिल्लाए, कुछ नहीं है, बस चूहे हैं। पर मुझे पता है चूहे नहीं है, वो नकुल है। वो अपना हिस्सा मांग रहा है। आदित्य रुक दिया। नकुल, वही नाम जो राहुल ने बुखार में दोहराया था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पलटा। पिताजी कभी इस कमरे में अकेले बैठे रहते हैं। उनके पास वो पुरानी किताब है, रक्त साधना प्रकरण। मैंने एक बार चोरी से देखा। उसमें एक मंत्र है, एक विधि है, किसी वांछित वस्तु के लिए अपने ही खून के किसी सदस्य का बलिदान, खून का समर्पण, जीवन का हस्तांतरण। पिताजी ने ये किया। उन्होंने अपनी तिजोरी भरने के लिए अपने सबसे बड़े बेटे नकुल की जान ले ली। उस रात, अमावस्या की रात, मैंने चीख सुनी थी। बिस्तर के नीचे छुपा रहा था। आदित्य के हाथ कांपने लगे। ये पागलपन था। उसके परदादा एक हत्यारे? ये कोई डरावनी कहानी थी, इतिहास नहीं। पर लिखावट में एक ऐसी विक्षिप्त, दर्द भरी ईमानदारी थी जो झुटलाई नहीं जा सकती थी। कागज पर कहीं कहीं दाग थे, गोल धुंधले दाग। क्या वे आंसू थे या कुछ और? उसने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। प्रविष्टियां टूटी फूटी थीं। समय कूदता हुआ सा लग रहा था। मेरा बेटा विजय, आदित्य के पिता, आज वहां गया। मैंने मना किया था। उसने कहा, पापा आप बूढ़े हो गए हो, डर गए हो, मैं देख कर आता हूं। वो लौटा तो बहुत चुप था। उसकी आंखों में वही डर था जो मैं दर्पण में देखता हूं। उसने कहा, पापा वहां कोई है, वो मेरा नाम जानता है। वो विजय से भी कुछ चाहता है। श्राप खत्म नहीं हुआ। वो तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे वो नहीं मिल जाता जो उसका है, हमारा खून, हर पीढ़ी का, एक के बाद एक। आदित्य ने अपनी आंखें मूंद ली। उसके सिर में दर्द हो रहा था। यह सब उसकी कल्पना नहीं हो सकती। बाबाजी, उसके प्यारे शांत बाबाजी, जो उसे चिड़ियों के बारे में बताया करते थे, वे इस तरह की बातें क्यों लिखेंगे? या तो ये सच था या फिर उनका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। आदित्य ने दूसरे विकल्प को पकड़ने की कोशिश की। हाँ, बीमारी, डिमेंशिया, ये एक रोगी का प्रलाप है। तभी उसकी नज़र एक अलग तरह के पन्ने पर पड़ी। वो डायरी के बीच में सिला हुआ था और उसे खोलने पर पता चला कि वो पुरानी भुरभुरी, अलग किस्म की कागज की चादर थी। उस पर संस्कृत में श्लोक लिखे थे और उनके नीचे हिंदी में अनुवाद। शीर्षक था रक्त बलि विधानम। आदित्य ने अनुवाद पढ़ा और उसका खून जमसा गया। इच्छित वस्तु प्राप्त्यर्थम स्वकुलस्य शुद्ध रक्तम दातव्यम, पुत्रस्य वा भ्रातुः वा ज्येष्ठस्य रक्तम श्रेयस्करः। अमावस्यायां रात्रौ प्रतीक्षिते स्थाने एकादश मंत्राणां जपः, रक्तस्य अर्पणम, प्राणस्य त्यागः, तदा इच्छा पूर्णा भवति। उसके नीचे एक और टिप्पणी थी, बाबाजी की लिखावट में लाल स्याही से। पिताजी ने ये किया। 1947 अमावस्या, नकुल की बलि। उनकी इच्छा थी अंग्रेजों के जाने के बाद भी धन प्रतिष्ठा बनी रहे, और हुआ भी ऐसा, पर कीमत हमेशा के लिए दे दी। नकुल हमेशा के लिए भूखा रह गया और अब वो हम सबको भूखा रखेगा। एक झटके के साथ सब कुछ जुड़ गया। टूटा ताबीज, उसमें का काला सूखा पदार्थ, राहुल की बात, लाल आंखों वाला उदास चाचा, वो गंध, बासी फूल, पूजा के, और लोहा, खून। नहीं, आदित्य की सांस एक फुसफुसाहट में बदल गई। ये नहीं हो सकता। उसने डायरी झट से बंद कर दी, जैसे वो कोई जहरीला कीड़ा हो। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वो छाती से बाहर कूद जाएगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सब अंधविश्वास है। पुराने जमाने में लोग ऐसी बकवास मानते थे। बाबाजी बीमार थे, उन्होंने इन बातों को सच मान लिया। मेरे पिता, उनकी अकाल मृत्यु हुई थी, दिल का दौरा, वो भी कोई श्राप था? नहीं, संयोग था। पर फिर उसने सोचा, उसके पिता की मृत्यु कब हुई थी? वो सिर्फ 45 के थे। और क्या वो अमावस्या की रात नहीं थी? एक ठंडी सर्द रात। आदित्य उस रात को कभी नहीं भूल सकता था। अचानक आया फोन, अस्पताल, चीखती रोती माँ और पिता का पीला शांत चेहरा।
उसने अपना फोन उठाया, हाथ कांप रहे थे। उसने कैलेंडर खोला, पीछे की तारीखें निकालनी शुरू की। उसने अपने पिता की मृत्यु की तारीख डाली और फिर अमावस्या कैलकुलेटर सर्च किया। स्क्रीन पर रिजल्ट आया, तारीख मेल खा रही थी। वो बस देखता रहा। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसे एक भूतिया सा रूप दे रही थी। उसके दिमाग में तेजी से तस्वीरें चलने लगी। उसके परदादा एक अंधेरे कमरे में एक यंत्र के सामने बैठे। एक लड़का, शायद उनका बेटा नकुल, भय से कांपता हुआ। और फिर रक्त, बहुत सारा रक्त। उसके अपने खून की कीमत पर मिली संपत्ति। उसने मुंह ढक लिया। उल्टी का एक तेज ऐंठन उसके गले तक आई। वो शौचालय की ओर भागा और अपना खाना निकाल दिया। पेट खाली हो गया, पर मन का भारीपन और बढ़ गया। जब वो लौटा तो डायरी डेस्क पर पड़ी थी, खुली हुई। उसने देखा, वो पन्ना जहां रक्त बलि विधानम लिखा था, उस पर एक ताज़ा दाग था, गोल, गीला, जैसे कोई उस पर रोया हो। पर आदित्य अकेला था। उसने जल्दी से डायरी बंद की, उसे वापस अलमारी में रखा। फिर वो बेडरूम में गया। माया सो रही थी, पर उसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे थे। राहुल अपने कमरे में था। उसने भी बेचैन नींद में करवटें बदली। आदित्य खिड़की के पास खड़ा हो गया, रात के अंधेरे को निहारता हुआ। शहर की रोशनियां दूर दूर तक फैली हुई थीं, सुरक्षित, तार्किक दुनिया की रोशनियां। पर उसके भीतर अब एक और दुनिया बस गई थी, एक अंधेरी, खून से सनी दुनिया, जो एक पीली पड़ी हवेली में कैद थी और उसकी अपनी नसों में दौड़ रही थी। वो अब तर्क नहीं कर सकता था। डर ने अविश्वास को हरा दिया था। पर सवाल ये था कि अब क्या? डायरी जला दे, जैसा बाबाजी ने कहा था। पर क्या इससे श्राप टूट जाएगा? या फिर ये श्राप पहले ही सक्रिय हो चुका है? राहुल की बात, वो गंध, वो आवाज़, क्या नकुल पहले ही उनका पीछा कर रहा था? एक और विचार, और भी ज्यादा डरावना, उसके मन में कौंधा। बाबाजी ने लिखा था, वो विजय से भी कुछ चाहता है। उसके पिता की अचानक मृत्यु, क्या वो भी एक तरह की बलि थी? क्या उसके दादा ने? उसने सोचना बंद कर दिया। ये सोचना भी पाप था। पर सच्चाई उसके सामने थी, काले अक्षरों में पुराने कागज पर लिखी हुई। उसका परिवार एक भयानक सौदे में फंसा हुआ था। धन और प्रतिष्ठा के बदले में हर पीढ़ी को अपना खून देना था। और अब पीढ़ियों बाद बारी उसकी थी। आदित्य ने अपने हाथ देखे। चांदनी में वो पीले दिख रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी नसों में खून नहीं, बल्कि उस पुराने ताबीज में भरा वो काला सूखा पदार्थ बह रहा हो, एक विष जो उसे उसके पूर्वजों से विरासत में मिला था। उस रात जब वो आखिरकार एक बेचैन, टूटी फूटी नींद में सोया, तो उसे सपना आया। वो हवेली के उसी हॉल में खड़ा था और सीढ़ियों से एक लड़का नीचे उतर रहा था। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, वे सामान्य थीं, पर उनमें एक गहरा, अनंत दुख था। लड़का उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसकी कलाई से ताज़ा, गर्म खून बहने लगता है, जो फर्श पर गिरकर उन पुराने धूल भरे निशानों पर जमा हो जाता है। और फिर एक आवाज़, बिल्कुल साफ, उसके कान में फुसफुसाती है, तुम्हारा खून, मेरा खून, अब तुम्हारी बारी है। आदित्य चीखता हुआ जाग गया। उसकी आंखें खुली थीं, पर उसका शरीर जमा हुआ था। बिस्तर गीला था, पसीने से नहीं। उसकी अपनी नाक से गर्म, लाल रक्त बह रहा था, तकिए को भिगोते हुए, पहली बार उसकी जिंदगी में। अगले दिन से ही मौसम बदलने लगा था। धूप की जगह एक सघन भूरा बादल छा गया, जिसने दिन को ही संध्या जैसा बना दिया। हवा में एक असामान्य स्थिरता थी, जैसे प्रकृति सांस रोके किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। आदित्य ने अपने फोन पर चोरी से तारीख देखी, अमावस्या, आज रात। उसकी पूरी दिनचर्या बिगड़ चुकी थी। वो कॉफी का मग गिरा बैठा, दरवाजे के चौखट से टकरा गया। उसकी आंखें हमेशा डायरी छिपाए हुए उस अलमारी पर टिकी रहती। जब भी वो बंद दरवाजे के पास से गुजरता, उसे लगता जैसे अंदर से कोई सांस ले रहा है, एक धीमी रेशमी सी सरसराहट, जैसे पन्ने पलट रहे हों। तुम आज बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, रात के खाने पर माया ने कहा। उसने आदित्य के हाथ पर हाथ रखा जो ठंडा पड़ा था। क्या हुआ है सच में? डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं है, आदित्य ने कहा, अपना हाथ खींचते हुए। उसने राहुल की तरफ देखा, जो चुपचाप अपनी दाल चावल मिला रहा था। बस नींद ठीक नहीं आ रही। पापा, राहुल ने अचानक कहा, आज रात बहुत अंधेरा होगा ना, चांद नहीं निकलेगा? आदित्य का गला सूख गया। हाँ बेटा, अमावस्या है। मुझे डर लगता है बिना चांद की रात में, राहुल ने अपनी छोटी आवाज में कहा।
डरने वाली कोई बात नहीं है, माया ने उसे आश्वासन दिया, पर उसकी नज़र आदित्य पर थी, जैसे वो जानती हो कि ये डर कहाँ से आ रहा है। रात गहराती गई। आदित्य ने सारी लाइटें जलाकर रखीं, यहाँ तक कि रसोई और बाथरूम की भी, पर फिर भी एक ठंडक घर के भीतर घुसपैठ करने लगी। ये एसी की ठंडक नहीं थी, ये नम चिपचिपी ठंडक थी जो हड्डियों के भीतर तक समा जाती है, जैसे किसी सीलन भरी जमीन के नीचे की जगह से आ रही हो। एसी बंद है ना? माया ने कंबल ओढ़ते हुए पूछा। हाँ, आदित्य ने कहा। वो सोफे पर बैठा हर आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर तनी हुई डोरी की तरह था। 11 बजे के करीब पहली आवाज आई। ये दीवार के भीतर से थी, एक हल्की सी खरोंच, जैसे कोई छोटा जानवर दौड़ रहा हो। फिर दूसरी, तीसरी। ये आवाजें एक स्थान पर नहीं थीं, कभी पूर्व की दीवार से, कभी पश्चिम से, कभी ऊपर छत की तरफ से, जैसे कुछ या कोई दीवारों के भीतरी रास्तों से चल रहा हो, पूरे घर का चक्कर लगा रहा हो। तुमने सुना? आदित्य ने फुसफुसाते हुए पूछा। माया जो फोन देख रही थी ने सिर उठाया। क्या? नहीं तो, शायद चूहे होंगे। इस इलाके में अक्सर छत से आवाज आती है, पर आवाजें चूहों की नहीं लग रही थी। ये लंबी खिंची हुई थी, जैसे कोई नाखून प्लास्टर पर घसीट रहा हो। फिर एक नई आवाज जुड़ गई, एक फिसफिसाहट, ठीक ऐसी जैसे कोई बहुत करीब खड़ा होकर धीरे से कान में कोई भेदा हुआ राज कह रहा हो। शब्द नहीं, सिर्फ सुर। आदित्य खड़ा हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने राहुल के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। माया? उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल के पास चलो। क्यों? वो सो रहा होगा, माया ने कहा, पर अब उसके चेहरे पर भी चिंता थी। ठंडक और आवाजों ने उसे भी असहज कर दिया था। तभी राहुल के कमरे से एक तेज दर्द भरी चीख सुनाई दी। माया की आंखें फैल गईं। दोनों दौड़े हुए कमरे में गए। राहुल गहरी नींद में था, पर उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। उसकी आंखें तेजी से हिल रही थीं पलकों के नीचे। उसने फिर चीखा, नहीं, यहां मत, जाने दो। राहुल बेटा जागो। माया ने उसे हिलाया। राहुल एक झटके के साथ जाग गया। उसकी आंखों में आतंक था। वो हाँफ रहा था और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। मम्मी, वो चाचा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मुझे ले जाना चाहते थे। कहाँ ले जाना चाहते थे? आदित्य ने पूछा। उसकी आवाज कर्कश हो गई। उस काले कमरे में जहां सीढ़ियां खत्म होती हैं। राहुल रोने लगा। माया ने उसे चुप कराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में भी अब डर था। ये सिर्फ बच्चे का बुरा सपना नहीं लग रहा था। आदित्य ने कमरे को घूरते हुए देखा। सब कुछ सामान्य था। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। बाहर गहरा अंधेरा था, पर खिड़की के शीशे पर, उन पर हल्की सी धुंध की एक परत जमी थी, जैसे बहुत ठंड में होता है। पर बाहर का तापमान इतना नहीं गिरा था। ये धुंध अंदर की ओर थी और उस पर उंगलियों के खींचे हुए निशान थे, जैसे किसी ने शीशे के दूसरी ओर से उसे छुआ हो। वो पीछे हट गया। उसने माया से कुछ नहीं कहा। वो बोल भी नहीं पा रहा था। उन्होंने राहुल को अपने साथ बेडरूम में सुला दिया। बच्चा जल्दी ही थकान और डर से चूर फिर से सो गया, पर उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थीं। करीब 2 बजे माया अचानक बैठ गई। उसकी आंखें खुली हुई थीं, परले सूनी थीं, कांच की गोलियों की तरह। उसके होंठ हिले। वो मुझे बुला रहा है, उसने एक सपाट भावशून्य आवाज में कहा। कौन बुला रहा है? आदित्य ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया। ऊपर सीढ़ियों के पास। वो कह रहा है, तुमने मेरा नहीं तो उसका दो, नहीं तो उसका। माया की आवाज टूट गई। उसने एक लंबी दिल दहला देने वाली चीख लगाई जो पूरे कमरे में गूंज गई, और फिर वो गिरकर बेहोश हो गई। माया, माया! आदित्य ने उसे थपथपाया। उसकी नब्ज तेज चल रही थी, पर वो सांस ले रही थी। वो गहरी बेहोश नींद में चली गई थी। आदित्य घबरा गया। उसने पानी लाने के लिए उठने का फैसला किया। जैसे ही वो बिस्तर से उठा, उसके पैर माया के तकिए से टकराए। तकिए पर उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे, पर उनमें कुछ और भी था। आदित्य ने टेबल लैंप जलाई। रोशनी में वो साफ देख सकता था। तकिए पर बालों के बीच गहरे काले रंग की मिट्टी के छोटे छोटे ढेले चिपके हुए थे। वो मिट्टी गीली नहीं थी, बल्कि सूखी और दानेदार थी, जैसे किसी पुरानी कब्र या जमीन के नीचे की जगह की। और उनके साथ सूखे हुए पत्ते थे, नीलगिरी के पत्तों जैसे, पर सड़े हुए, भूरे, जिनकी गंध हवा में मिल रही थी, वही बासी सड़ी हुई गंध। ये मिट्टी उनके घर में कहाँ से आई? उनकी सोसाइटी के बागीचे की मिट्टी लाल थी। ये काली कब्रिस्तान जैसी मिट्टी थी। और फिर उसे याद आया,
बाबाजी की डायरी में लिखा था कि नकुल को हवेली के पीछे एक पुराने नीलगिरी के पेड़ के नीचे दफनाया गया था। उसने एक चीख को अपने भीतर ही दबा लिया। उसका शरीर ज्वर के साथ कांप रहा था। उसने मिट्टी और पत्तों को जल्दी से एक टिश्यू में लपेटा और कूड़ेदान में फेंक दिया। उसने अपने हाथ बार बार धोए, पर उन पर लगी मिट्टी की गंध नहीं जा रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर आसमान में एक भी तारा नहीं था। पूरी दुनिया एक काले स्याही के समुद्र में डूबी हुई थी और इस अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई चीज़ उनके घर को घेरे हुए है। दीवारों पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ रही है और धीरे धीरे अंदर रिस रही है। दीवारों के भीतर से फिसफिसाहट फिर शुरू हो गई। अब ये और स्पष्ट थी और करीब लग रही थी, जैसे कोई उनके बेडरूम की दीवार के ठीक पीछे खड़ा हो और उसकी सांस की गर्माहट दीवार के प्लास्टर को छू रही हो। आदित्य ने माया और राहुल के पास लौटकर उन्हें अपने बगल में सटा लिया। उसने आंखें बंद कर लीं और बाबाजी के शब्द दिमाग में गूंजने लगे, खासकर अमावस्या की रात। ये रात खत्म नहीं हो रही थी, ये बस शुरुआत थी। और आदित्य अब समझ गया था, चेतावनी सच थी, श्राप सच था, और ये सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं था। ये उनका पीछा करके शहर तक आ गया था। ये उनके घर में था, उनके बिस्तर में, उनके सपनों में। सबसे डरावनी बात यह थी कि जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी अपनी खून की पुकार पर आ रहा था, और अब उसने उसे जगा दिया था। अमावस्या की रात के बाद का दिन एक बुरे सपने जैसा था। सूरज निकला था, लेकिन उसकी रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी। घर अब भी वैसा ही ठंडा और भारी लग रहा था, जैसे रात की सारी नमी दीवारों में समा गई हो। माया थकी हुई और चुप थी। अमावस्या की रात की घटनाओं को एक सामूहिक मानसिक खिंचाव या फूड पॉइजनिंग का नतीजा बता रही थी, पर आदित्य उसकी आंखों में देख सकता था। वह भी डरी हुई थी, बस स्वीकार नहीं कर रही थी। फिर दोपहर में वह हुआ। राहुल अपने कमरे में खेल रहा था। अचानक माया की चीख सुनाई दी, आदित्य जल्दी आओ। आदित्य दौड़ा। राहुल बिस्तर पर बैठा था, उसका चेहरा लाल, आंखें चमकीली। उसका छोटा शरीर इतनी गर्मी दे रहा था जैसे कोई छोटा भट्ठा हो। माया ने थर्मामीटर उसके मुंह में लगाया। रीडिंग देखते ही उसकी सांस रुक गई। 104 डिग्री। ये कैसे? सुबह तो बिल्कुल ठीक था। माया ने डॉक्टर को फोन उठाते हुए कहा। आदित्य ने राहुल को देखा। बच्चा कांप रहा था, पर उसकी आंखें कहीं दूर दीवार के पार देख रही थीं। उसके होंठ हिल रहे थे। आदित्य ने करीब जाकर सुना, नकुल, नकुल चाचा, वो कह रहे हैं बहुत ठंड लग रही है, जमीन बहुत ठंडी है। आदित्य का पूरा शरीर सुन्न हो गया। जमीन ठंडी है। उस रात माया के तकिए पर काली मिट्टी का ढेला। क्या बोल रहा है? माया ने फोन रखते हुए पूछा, आवाज में घबराहट। कुछ नहीं, बस बुखार की बकबक, आदित्य ने जल्दी से कहा। डॉक्टर क्या बोले? वो आ रहे हैं, पर कह रहे हैं इतना तेज बुखार अचानक, शायद वायरल है। डॉक्टर आए, जांच की, मेडिसिन दी। बुखार उतर जाएगा, पूरी तरह आराम करने दो। पर बुखार नहीं उतरा। दवाई देने के 2 घंटे बाद भी राहुल का तापमान 103 पर अटका हुआ था, और वो बार बार एक टूटी फिरती रिकॉर्ड की तरह वही नाम दोहराता रहा, नकुल, नकुल, वो मुझे बुला रहे हैं, कह रहे हैं अब उसकी बारी है। उसकी बारी? किसकी बारी? माया ने राहुल के पसीने से तर माथे पर पानी की पट्टी रखते हुए पूछा। पापा की, राहुल ने कहा, और फिर एक तेज ऐंठन में उसका शरीर अकड़ गया। उसने चीखना शुरू कर दिया, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं लगती थी, जैसे किसी बहुत पुराने, बहुत गहरे दर्द से निकली हो। माया रोने लगी। क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ? यह साधारण बुखार नहीं है। आदित्य जानता था कि यह साधारण बुखार नहीं था, यह हमला था, और हमलावर मरा हुआ नहीं था, वो उनके सामने ही खड़ा था, अपने बेटे के शरीर के जरिए बोल रहा था। तुम उसका ख्याल रखो, आदित्य ने कहा, आवाज में एक ठंडी, निर्णय की धार। मुझे कुछ काम करना है। वो सीधे अध्ययन कक्ष में गया और अलमारी से डायरी निकाली। अब डरने का वक्त नहीं था, अब जानने का वक्त था। उसे पूरा सच चाहिए था, चाहे वो कितना भी कुरूप क्यों ना हो। उसने उस पन्ने के बाद के पन्ने पलटे जहां रक्तबली विधान का जिक्र था। बाबाजी की लिखावट और भी अस्त व्यस्त हो गई थी, और भी तीव्र हो गई थी। पिताजी के बाद उनके छोटे भाई कैलाश चाचा ने संभाला व्यवसाय। वह भी डर गए थे। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने बलि नहीं दी तो नकुल उन्हें ले लेगा। उन्होंने क्या किया? उनके अपने बेटे नहीं थे तो उन्होंने अपने भांजे, मेरे चचेरे भाई श्याम को। उस रात के बाद श्याम कभी ठीक नहीं हुआ, पागल हो गया। 15 साल की उम्र में कुएं में कूदकर खत्म हो गया। यह भी एक बलि थी, एक और जान।
आदित्य का मुंह सूख गया। यह सिर्फ एक बार की घटना नहीं थी, ये एक चेन थी, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला नरसंहार। मैंने ठान लिया, मैं ये श्राप तोड़ूंगा। मैंने हवेली छोड़ दी, शहर आ गया, सब कुछ ठीक लगा। फिर विजय पैदा हुआ, मेरी खुशी, मेरा डर। जब वो 5 साल का हुआ, अमावस्या की रात वो बुखार से तपने लगा। वही लक्षण, वही नाम, नकुल, उसकी जुबान पर। मैं समझ गया, ये हवेली तक सीमित नहीं है, ये हमारे खून में है। मैंने क्या किया? मैं एक कायर हूं। मैं वापस हवेली गया, अकेला। मैंने उसी कमरे में उसी जगह बैठकर प्रार्थना की, माफी मांगी। मैंने कहा, मेरा ले लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। पर वो नहीं लेता, वो ताज़ा खून चाहता है, निर्दोष खून। मैंने एक जानवर की बलि दी, एक बकरा। उसका खून जमीन पर बहाया। उस रात विजय का बुखार उतर गया। मैंने सोचा शायद टल गया, पर यह टला नहीं था, सिर्फ टला था। विजय बड़ा हुआ, शादी की। फिर वो रात आई, वो अमावस्या की रात। मैं सोया था, मुझे सपना आया, नकुल मेरे सामने खड़ा है और वो रो रहा है। वो कह रहा है, तुमने मुझे बचाया नहीं, अब तुम्हारा बेटा मुझे दे दो, नहीं तो वो तुम्हें ले लेगा। मैं जागा और फोन बज रहा था। विजय, मेरा बेटा चला गया, दिल का दौरा। मेरी कीमत मेरे बेटे ने चुकाई। मैंने बलि नहीं दी तो श्राप ने खुद ले लिया। आदित्य ने डायरी अपने मुंह पर रख ली। एक गहरी दबी हुई करहा उसके गले से निकली। अब सब कुछ साफ था। उसके पिता की मृत्यु दुर्घटना नहीं थी, वो भी इसी श्राप का शिकार था। बाबा जी ने बलि देकर श्राप को टालने की कोशिश की थी, पर यह टला नहीं, सिर्फ विलंबित हुआ था, और कीमत उसके बेटे ने चुकाई थी। ये एक भूखा चक्र था। एक पिता अपने बेटे को बचाने के लिए दूसरे बेटे की बलि देता है, या फिर वो स्वयं मर जाता है, और शायद मरने के बाद भी वो इसी चक्र का हिस्सा बन जाता है। वो नकुल बन जाता है, अगली पीढ़ी से अपना हिस्सा मांगता है। और अब बारी उसकी थी, आदित्य की। राहुल का बुखार, उसकी बड़बड़ाहट, नकुल उसके बेटे को निशाना बना रहा था। श्राप ने उसकी ओर देख लिया था, और अब आदित्य के सामने वही विकल्प थे जो उसके पूर्वजों के सामने थे। वो कुछ करे या फिर श्राप खुद ही ले लेगा जो उसका है, उसकी जान या फिर राहुल की। पापा! राहुल की चीख उसे वापस खींच लाई। आदित्य डायरी छोड़कर दौड़ा। राहुल का कमरा बर्फ की गुफा जैसा ठंडा था। माया ने उसे 2 कंबलों में लपेट रखा था, पर वो जोर जोर से कांप रहा था। पापा, वो आ गए! राहुल की आंखें भय से फैली हुई थीं। वो आदित्य की ओर देख रहा था, पर उसे देख नहीं पा रहा था। वो किसी और को देख रहा था। तुम्हारे पीछे खड़े हैं। आदित्य ने पलटकर देखा, खाली जगह, पर उसे लगा वहां हवा गाढ़ी है, एक आकृति जैसी। राहुल कौन है? आदित्य ने कहा, आवाज कांपती हुई। चाचा, 2 चाचा, एक बहुत उदास, दूसरा तुम्हारे जैसा दिखता है पापा, पर उसकी आंखें रो रही हैं। आदित्य का दिल एक भयानक धक्के के साथ धड़का। दूसरा तुम्हारे जैसा दिखता है? क्या वो उसके पिता थे? क्या वे भी अब इसी दुस्वप्न का हिस्सा बन गए थे? माया ने राहुल को और जोर से पकड़ लिया, जैसे कोई उसे छीनने आ रहा हो। ये क्या हो रहा है आदित्य? कुछ बता तो। ये सिर्फ बुखार नहीं है। वो किसके बारे में बात कर रहा है? आदित्य ने माया की तरफ देखा। उसकी आंखों में सारा सच, सारा डर, सारा अपराध झलक रहा था। माया, मुझे कुछ बताना है। एक कहानी जो मेरे परिवार की है और अब हमारी भी हो गई है। उसने डायरी की ओर इशारा किया। माया की नज़र उस पुरानी चमड़े की जिल्द पर पड़ी और एक आतंक ने उसके चेहरे को जकड़ लिया। उसे एहसास हो गया कि यह सब उसी चीज से जुड़ा था। नहीं, माया ने फुसफुसाया, तुम मुझे बताओगे नहीं, मैं नहीं सुनना चाहती। पर उसे सुनना था, क्योंकि श्राप अब उनके दरवाजे पर नहीं, उनके बिस्तर पर बैठा था, और उनका बेटा उसकी जद में था। और आदित्य जानता था कि अब वो अकेला इससे नहीं लड़ सकता, उसे बताना ही होगा। उसकी गलती ने उन सभी को इस खाई में धकेल दिया था। और सबसे बड़ा सवाल जो अब उसके दिमाग में जहर की तरह फैल रहा था, क्या इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता था, या फिर उसे भी वही निर्णय लेना था जो उसके पूर्वजों ने लिया था, अपनी जान या अपने बेटे की जान। उस रात जब राहुल थोड़ा शांत हुआ, आदित्य ने माया को सब कुछ बताया। डायरी, रक्त मंत्र, नकुल की बलि, हर पीढ़ी की कीमत। माया ने बिना एक शब्द कहे सुना। उसका चेहरा पत्थर की मूर्ति जैसा हो गया। जब आदित्य ने खत्म किया तो वो बोली, तो तुम कहना चाहते हो कि कोई मरे हुए लड़के का भूत हमारे बेटे के पीछे पड़ गया है, क्योंकि 100 साल पहले किसी ने उसकी हत्या कर दी थी?
ये कोई मेरा परदादा था, आदित्य ने कहा, आवाज में खोखलापन। और हाँ, शायद यही बात है। पर यह सिर्फ भूत नहीं है माया, ये एक श्राप है, एक ऐसा अनुबंध जो हमारे खून के साथ हमारे भीतर बहता है और अब ये अपना हिस्सा मांग रहा है। माया ने देखा उसकी ओर और पहली बार आदित्य ने अपनी पत्नी की आंखों में डर नहीं बल्कि एक ठंडा जलता हुआ क्रोध देखा। तो तुम हमें लेकर वहां गए जबकि तुम्हें पता था, तुम्हें चेतावनी मिली थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ था, मैंने सोचा था। आदित्य का बचाव टूट गया। क्या वो सोच सकता था? शायद नहीं, पर उसने अनदेखी की थी और उसकी इस अनदेखी ने उन सबको खतरे में डाल दिया था। माया ने उत्तर नहीं दिया। वो उठी और राहुल के पास जाकर बैठ गई, उसका हाथ थामे। उसकी पीठ आदित्य की ओर थी, एक दीवार की तरह। आदित्य समझ गया, अब डर के साथ उस पर गुस्सा था और अकेलापन। वो इस संकट का केंद्र था और वो पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। और तभी राहुल ने अपनी बेहोशी में सबसे साफ शब्द कहे। वो कह रहे हैं, अमावस्या, अगली अमावस्या, तब तक का समय है, फैसला करो, नहीं तो मैं ले जाऊंगा। अगली अमावस्या। उनके पास 1 महीना था। 1 महीना या तो इस श्राप को तोड़ने का रास्ता ढूंढने के लिए या फिर उस भयानक विकल्प के लिए खुद को तैयार करने के लिए जिसने उसके पूरे वंश को खोखला कर दिया था। अगले कुछ दिन एक खामोश युद्ध के थे। माया आदित्य से बात नहीं करती थी, सिवाय राहुल की जरूरतों के। घर 2 शिविरों में बंट गया था। एक तरफ माया और राहुल थे, जिन्हें वो सामान्य बनाने की कोशिश कर रही थी, स्कूल के लिए तैयार करना, उसे खिलाना पिलाना। दूसरी तरफ आदित्य था, जो अपनी दुनिया में सिमटकर डायरी के पन्नों और इंटरनेट पर श्राप, मंत्र और बलि के बारे में घंटों शोध करता रहता। पर उसके भीतर का उन्माद बढ़ता जा रहा था। नींद नाम की चीज लगभग खत्म हो गई थी। राहुल का बुखार उतर गया था, पर वो बदल गया था। पहले जो चंचल बातूनी बच्चा था, वो अब चुप, डरा हुआ और हर समय सतर्क रहता। वो कभी अकेले कमरे में नहीं रहना चाहता था और वो नहाने से डरने लगा। मम्मी, पानी गर्म करो ना। वो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा रहता। पानी तो गर्म ही है बेटा, माया ने एक दिन कहा, थोड़ा चिढ़कर। नहीं है, वो ठंडा है, वो आते हैं ठंडे पानी के साथ। आदित्य के कान खड़े हो गए। कौन आता है राहुल? राहुल ने आदित्य की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, डर और दया का मिला जुला। चाचा, वो कहते हैं तुम बहुत डरे हुए हो, तुम उनकी तरह हो जाओगे। ये सुनकर आदित्य का खून ठंडा हो गया। उनकी तरह? क्या मतलब? उन पूर्वजों की तरह जिन्होंने बलि दी, या उन शिकारों की तरह जो मर गए? फिर एक सुबह जब माया राहुल को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। आदित्य, ईश्वर के लिए ये देखो। आदित्य दौड़ा गया। राहुल अपनी शर्ट उतारे हुए खड़ा था और माया उसकी पीठ की ओर इशारा कर रही थी, उसका हाथ मुंह पर दबाए हुए। राहुल के पतले छोटे शरीर की पीठ पर कंधे के पास 5 निशान थे, गहरे बैंगनी लाल, उंगलियों और अंगूठे के निशान, जैसे किसी ने उसे जोर से, बहुत जोर से पकड़ा हो। निशान ताजे थे और उनकी व्यवस्था साफ दिखाई दे रही थी, एक वयस्क के हाथ का आकार। ये कैसे हुआ? माया ने राहुल को हिलाते हुए पूछा, आवाज में रोने का स्वर। किसने पकड़ा तुझे? राहुल रोने लगा। मुझे नहीं पता, सुबह उठा तो ये थे, दर्द हो रहा है। आदित्य ने अपने बेटे की पीठ पर हाथ रखा। निशान गर्म थे, जैसे कोई दाग हो, और उन्हें छूते ही उसे एक तेज झटका सा लगा। एक तस्वीर दिमाग में कौंधी, एक अंधेरा कमरा और उस पर एक लड़का रोता हुआ, जिसकी बाहें पीछे की ओर कसकर पकड़ी हुई हैं, उसके कंधे पर वैसे ही निशान। वो पीछे हट गया, सांस रुक सी गई। ये सिर्फ निशान नहीं थे, ये एक छाप थी, एक दावा। हम डॉक्टर के पास चलेंगे, माया ने कहा हताशा से। डॉक्टर क्या करेगा? आदित्य ने कहा, आवाज सपाट। ये कोई चोट नहीं है, ये एक संदेश है। माया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरा निराशाजनक भय था। वो समझ गई थी। उन्होंने डॉक्टर के पास जाकर एक्सरेज करवाए, कोई फ्रैक्चर नहीं था। डॉक्टर ने कहा, शायद नींद में ही किसी तरह दब गया, बच्चों की हड्डियां नर्म होती हैं, निशान पड़ जाते हैं। पर वे दोनों जानते थे कि यह सच नहीं था। उसी रात आदित्य ने पहली बार उसे साफ साफ देखा। वो बेडरूम के शीशे में अपना चेहरा देख रहा था, डार्क सर्कल, उदास आंखें। तभी शीशे में उसके पीछे दरवाजे के पास एक छाया खिसकी।
वो तेजी से पलटा। वहां कुछ नहीं था, पर जब उसने वापस शीशे में देखा तो वो अब भी वहीं थी। शीशे के भीतर की दुनिया थोड़ी धुंधली, थोड़ी गहरी थी, और उसमें उसके प्रतिबिंब के ठीक पीछे एक आकृति खड़ी थी, लंबी, पतली, पीली सी। चेहरा धुंधला था, पर आंखें साफ दिख रही थीं, लाल नहीं बल्कि रक्त रंजित, जैसे उनके भीतर की सफ़ेदी पर लाल धागे फैले हों, और वो आंखें सीधे उसकी आंखों में देख रही थीं। आदित्य की सांस थम गई, वो हिल नहीं सकता था। छाया के होंठ हिले, कोई आवाज नहीं आई, पर शीशे के शीशे पर हल्की सी बूंदें जम गईं और उन पर शब्द उभरे, जैसे कोई उंगली से लिख रहा हो, मेरा खून। आदित्य ने अपनी आंखें मूंद ली। जाओ, उसने फुसफुसाया, हमें छोड़ दो। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, छाया करीब आ गई थी। अब उसके कंधे के ठीक पीछे शीशे में वो अब फुसफुसा सकता था, एक ऐसी आवाज जो उसके कान के भीतर से आ रही थी, खोपड़ी के अंदरूनी हिस्से में खरोचती हुई, तुम्हारा खून, चक्र पूरा होना चाहिए। नहीं, आदित्य ने जोर से चीखते हुए पलटा और अपना मुट्ठी शीशे पर मारा। शीशा चटकता हुआ टूटा और टुकड़ी फर्श पर बिखर गए। उसके हाथ से खून बहने लगा। माया दौड़ी आई। क्या हुआ? तुमने क्या किया? वो यहां था, आदित्य ने हांफते हुए कहा, टूटे शीशे की ओर इशारा करते हुए। उसने बात की। माया ने टूटा शीशा देखा, आदित्य के खून से सने हाथ देखे और उसके चेहरे पर पागलपन देखा। उसने फैसला किया, बस बस हो गया, हम यहां से जा रहे हैं, अभी रात के लिए किसी होटल में। कल हम इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। मैं अपने मायके जा रही हूं। आदित्य ने विरोध नहीं किया। यही एकमात्र समझदारी भरा विचार था। भागो, दूर भागो। उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़े पैक किए। राहुल डरा हुआ और चुपचाप था। माया ने कार की चाबी उठाई। चलो, जितनी जल्दी हो सके निकलते हैं। वे तीनों कार में सवार हुए। आदित्य ने इंजन स्टार्ट किया और वे सोसाइटी के गेट से बाहर निकले। सड़कें खाली थीं, आधी रात का समय था। माया ने सामने का रास्ता देखा, आदित्य ने रियर व्यू मिरर में देखा। कोई पीछा नहीं कर रहा था। सब ठीक हो जाएगा, माया ने राहुल से कहा, खुद को आश्वस्त करते हुए। हम एक नई जगह जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। पर आदित्य का दिल भारी था। क्या वे सचमुच भूल सकते थे? क्या ये उनके खून से जुड़ी बात थी जो भौगोलिक दूरी से खत्म हो सकती थी? तभी सामने की सड़क पर एक धुंध सी छा गई। सफेद, कोहरा नहीं बल्कि एक धुंधली पीली सी चादर। आदित्य ने ब्रेक मारा। ये कोहरा कहां से आया? आगे बढ़ो, माया ने कहा घबराते हुए। धीरे धीरे चलो। कार धुंध में घुस गई, विजिबिलिटी शून्य हो गई। आदित्य ने हेडलाइट्स फुल ऑन कर दी, पर रोशनी सिर्फ 10 फीट आगे तक ही जा रही थी, और वहां भी वो चमकदार सफेद दीवार में विलीन हो जाती थी। उन्होंने 15 मिनट इसी तरह चलाया, जबकि सामान्यतया 5 मिनट में ही मुख्य हाईवे आ जाना चाहिए था। हम गोल गोल घूम रहे हैं, आदित्य ने कहा। उसकी आवाज में दहशत थी। उसने कार रोक दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, माया ने कहा। उसने खिड़की खोली। बाहर की हवा स्थिर थी और उसमें वही परिचित गंध थी, बासी फूल और लोहा, हवेली की गंध। राहुल ने पीछे की सीट से धीरे से कहा, मम्मी, हम वहीं हैं। धुंध अचानक छटनी शुरू हुई, जैसे कोई पर्दा खींच रहा हो, और सामने हेडलाइट्स की रोशनी में वो विशाल जंग लगा फाटक दिखाई दिया। जायसवाल निवास। वे सीधे हवेली के सामने खड़े थे, शहर से 50 किलोमीटर दूर। नहीं, माया ने फुसफुसाया, ये नहीं हो सकता, हमने शहर छोड़ दिया था। आदित्य ने गाड़ी पलटी और तेजी से दूसरी दिशा में भागने की कोशिश की। 10 मिनट तक सीधा दौड़ाने के बाद वही फाटक सामने था। फिर से और फिर से, हर रास्ता, हर मोड़ उन्हें वापस इसी आंगन में ले आता। ये हमें जाने नहीं दे रहा, आदित्य ने कहा, आवाज टूटी हुई। उसने कार रोक दी और बाहर कूद गया। मैं इसका दरवाजा तोड़ दूंगा। वो फाटक के पास गया। ये बंद नहीं था। उसने इसे धक्का दिया। फाटक आसानी से खुल गया, चरचराता हुआ। भीतर हवेली अंधेरे में एक विशालकाय जानवर की तरह बैठी थी। उसकी खाली खिड़कियां उन्हें घूर रही थीं। नहीं, माया ने कार से चिल्लाया, अंदर मत जाओ। पर आदित्य को एक आवेश आ गया था। वो हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, जो बंद था। उसने चाबी निकाली, उसे ताले में डाला और जोर से घुमाया। ताला खुल गया, पर दरवाजा नहीं खुला, जैसे वो भीतर से बंद हो। उसने अपना पूरा वजन डालकर धक्का दिया। दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। ये लकड़ी का नहीं, लोहे के स्लैब जैसा लग रहा था। वो पागलों की तरह खिड़कियों की ओर भागा। पहली मंजिल की एक खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। उसने अंदर हाथ डाला और अंदर की कुंडी खोलने की कोशिश की। कुंडी आसानी से खुल गई, पर जैसे ही उसने खिड़की खींचनी चाही, वो हिली तक नहीं, जैसे वो दीवार से जम गई हो। वो चिल्लाया, अपनी मुट्ठियों से दीवार पर प्रहार किया, अपने पैर से दरवाजे पर लात मारी।
उसकी हथेलियां छिल गईं, उसके पैर में दर्द हुआ, पर हवेली चुपचाप ठोस रूप से खड़ी रही, एक अदृश्य अभेद्य कैद। उसने पीछे मुड़कर देखा। कार में माया राहुल को चिपकाए बैठी थी, दोनों की आंखें भय से फैली हुई थीं। और तभी हवेली की पहली मंजिल की उसी खिड़की में वो छाया फिर से प्रकट हुई। उसकी रक्त रंजित आंखें चमक रही थीं और उसके होठों पर एक दुखी त्रासद मुस्कान थी। आवाज फिर आई, सीधे आदित्य के दिमाग में, जैसे कोई सुई चुभो रहा हो। भागो नहीं, खेल खत्म करो, तुम्हारी जगह यहीं है, हमारे साथ। आदित्य ने सर पकड़ लिया। मुझे जाने दो, मेरे बच्चे को जाने दो। तुम्हारा बच्चा? आवाज में एक विषैली मिठास आ गई। वो तो हमारा बच्चा है, हम सब का, उसके खून में हम सब हैं, तुम उसे कहाँ ले जाओगे? आदित्य की ताकत जवाब दे गई। वो घुटनों के बल नीचे गिर गया, हवेली की ठंडी नम जमीन पर। वो रोया नहीं, उसकी आंखों से आंसू ही नहीं निकल रहे थे। एक गहरी खालीपन ने उसे भर दिया था। वो अब भाग नहीं सकता था। श्राप ने उन्हें पकड़ लिया था, शाब्दिक अर्थों में। ये हवेली अब एक जाल थी और वे उसमें फंसे हुए थे। माया कार से निकली और धीरे से उसके पास आई। उसने उसे उठाया। उसके चेहरे पर भी अब वही खालीपन न था, स्वीकार्यता का। चलो, उसने कहा, आवाज थकी हुई। चलो घर वापस चलते हैं। पर यही तो हमारा घर है, आदित्य ने कहा, हवेली की ओर देखते हुए। हमेशा से था। वे कार में वापस बैठे। इस बार जब आदित्य ने गाड़ी चलाई तो रास्ता साफ था, कोई धुंध नहीं। वे सीधे अपने शहर के अपार्टमेंट में पहुंच गए, जैसे हवेली ने उन्हें सिर्फ एक संदेश देकर छोड़ दिया। तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारा फैसला यहीं होगा। घर लौटते ही राहुल ने अपनी टी शर्ट उठाई। उसकी पीठ पर 5 उंगलियों के निशान के ठीक बगल में अब 4 और निशान थे, पूरे 9, जैसे कोई दूसरा हाथ भी उसे पकड़ रहा हो। नकुल अकेला नहीं था, अब वो उन सब का प्रतिनिधित्व करता था, सभी पीढ़ियों के शिकार और शिकारी जो इस श्राप में फंसे हुए थे। और उन सब की नज़र अब राहुल पर थी। आदित्य ने देखा उन निशानों को, फिर खिड़की से बाहर अंधेरी रात को देखा। उसे एहसास हुआ कि अगली अमावस्या तक का समय सिर्फ एक झूठी उम्मीद थी। खेल पहले ही शुरू हो चुका था और नकुल ने अपना पहला चाल चल दिया था। हवेली से वापसी के बाद का एक सप्ताह एक अजीब शांति में बीता। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। राहुल के शरीर पर उंगलियों के निशान धीरे धीरे फीके पड़ गए, मानो वे सिर्फ एक भयानक चेतावनी थे जिसका काम पूरा हो चुका था। पर यह शांति ठीक वैसी ही थी जैसे किसी तूफान के आने से पहले हवा का थम जाना। सब कुछ स्थिर, भारी और मौत जैसा शांत। आदित्य इस शांति से डर गया था। उसने डायरी में बचे हुए पन्ने फिर से पलटे, हर कोने, हर खाली जगह को देखा, कहीं कोई रास्ता दिखे। पर सब कुछ बीते दुख और चेतावनियों का ही रिकॉर्ड था। एक हताशा ने उसे जकड़ लिया। क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं था? क्या उसे भी वही चुनाव करना था जो उसके पूर्वजों ने किया था? किसी को मरने दो ताकि बाकी बचे रह सकें। माया ने एक तरह की मूक स्वीकृति दिखाई थी। वो आदित्य से बात तो करती थी, पर बातचीत सतही, जरूरी कामों तक सीमित। दूध खत्म हो गया है, राहुल का पीटीएम है। उसके चेहरे पर एक स्थायी थकान थी और आंखों में एक ऐसा दर्द जिसे शब्द नहीं दिए जा सकते थे। वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा चिपकाए रखती, जैसे हर पल उसका आखिरी पल हो। एक दोपहर जब माया राहुल को स्कूल छोड़ने गई हुई थी, आदित्य ने एक आखिरी कोशिश की। उसने डायरी की जिल्द को ही फाड़ने का फैसला किया। शायद कोई पन्ना चिपकाया गया हो, कोई गुप्त जेब हो। वो जिल्द के किनारों को ध्यान से देख रहा था कि उसकी उंगली एक दरार पर रुकी। जिल्द के पीछे के कवर और कागज के बीच में एक बिल्कुल पतली सी गड्ढी थी। उसने नेल कटर उठाया और धीरे से उसे खोला। भीतर से एक पतली, पारदर्शी प्लास्टिक शीट निकली, जिसमें एक पन्ना सैंडविच किया हुआ था। ये पन्ना बाकी सबसे अलग था, नया, सफ़ेद, और उस पर लिखावट बाबाजी की नहीं बल्कि किसी और की थी। सुंदर लेकिन कमज़ोर, जैसे किसी बीमार व्यक्ति ने लिखा हो। शीर्ष पर लिखा था, काया फाड़, श्राप भंजन का एकमात्र उपाय। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पढ़ना शुरू किया। जो मैं लिख रहा हूं वो मेरे पिता ब्रिज किशोर जायसवाल ने अपने अंतिम दिनों में मुझे बताया था। वे पछता रहे थे। उन्होंने कहा कि रक्त बलि विधान के साथ ही एक विपरीत मंत्र भी है। ये श्राप को तोड़ सकता है, पर इसकी कीमत उतनी ही भयानक है। मंत्र का सार ये है कि श्राप के जन्म के समय जो दर्द हुआ था, उसी दर्द को फिर से झेलना होगा।
नकुल ने जो महसूस किया था, अपने पिता के हाथों विश्वासघात का दर्द, मृत्यु का भय और सबसे बढ़कर जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था, उसे खोने का दर्द। ये श्राप प्रेम के दर्द से जन्मा था, इसलिए इसे प्रेम के दर्द से ही तोड़ा जा सकता है। विपरीत मंत्र को पढ़ने वाले व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने अपने सबसे प्रियजन को खोना होगा। वो उसे मरते हुए देखेगा, उसके जाने के दर्द को महसूस करेगा, ठीक वैसे ही जैसे नकुल ने महसूस किया था जब उसने अपने पिता को अपना शत्रु पाया। ये बलि नहीं है, ये बलिदान है, एक ऐसा दर्द जिसे जानबूझकर चुना जाता है ताकि श्राप का चक्र टूटे। पर सावधान, ये दर्द शारीरिक मृत्यु नहीं ला सकता, पर यह आत्मा को उसी तरह मार देगा जैसे नकुल की मरी थी। मंत्र पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए उस खोने के दर्द में जिएगा और श्राप टूट जाएगा। पन्ने के नीचे संस्कृत में मंत्र लिखा था और उसका हिंदी अनुवाद, जैसा मेरा दर्द वैसा तेरा दर्द, जैसी मेरी तड़प वैसी तेरी तड़प, प्रेम की इस अग्नि परीक्षा में टूटे बंधन, मुक्त हो आत्मा। मैं तेरे दर्द को अपनाता हूं ताकि मेरे वंश का दर्द समाप्त हो। आदित्य ने पन्ना पढ़ा और फिर दोबारा पढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। ये एक रास्ता था, एक भयानक अकल्पनीय रास्ता, पर रास्ता तो था। श्राप टूट सकता था। उसकी पीढ़ी के बाद कोई और नकुल नहीं होगा, कोई और पिता अपने बेटे को नहीं खोएगा। पर कीमत, मैं तेरे दर्द को अपनाता हूं। इसका मतलब था कि उसे अपनी आंखों के सामने या तो माया को मरते हुए देखना होगा या राहुल को। उनमें से किसी एक को खोने का दर्द अपनी आत्मा पर स्थायी रूप से उकेर लेना होगा। वो किसी की हत्या नहीं कर रहा होगा, पर वो उनमें से किसी एक की मृत्यु को चुन रहा होगा। उसे यह तय करना था कि उसके लिए कौन अधिक प्रिय है, किसके जाने का दर्द वो सहन कर पाएगा और किसे बचाना अधिक जरूरी है। उसका दिमाग चक्कर खाने लगा। वो कुर्सी से उठा और शौचालय में उल्टी कर दी। पेट में कुछ नहीं था, सिर्फ पित्त निकला, कड़वा और जलता हुआ। नहीं, वो फुसफुसाया, दर्पण में अपना पीला बिखरा हुआ चेहरा देखते हुए। ये कोई विकल्प नहीं है, ये पागलपन है। पर क्या विकल्प था? अगली अमावस्या तक श्राप के हाथों किसी की मृत्यु, शायद राहुल की, जैसा कि निशान दिखा रहे थे, या फिर उसकी अपनी, जैसे उसके पिता की हुई थी। क्या वो उस दर्द से बेहतर था? वो वापस आया और पन्ने को देखता रहा। उसने सोचा, क्या वो माया के बिना जी सकता है, उसकी यादों के साथ? वो सुबह की चाय, उसका हल्का झुंझुलाहट, राहुल के जन्म के समय उसकी आंखों में आंसू। नहीं, उसकी जिंदगी से माया को निकाल दो तो वो एक खोखले पेड़ जैसा रह जाएगा। और राहुल, उसका बेटा, उसकी हंसी, उसके सवाल, उसका भविष्य, उसके बिना जीने की कल्पना करना भी एक ऐसा दर्द था जो उसके सीने को चीर देता था। वो अपने बेटे को खो नहीं सकता था, उसे बचाना था। पर क्या माया को कीमत चुकाकर? एक भयानक विचार उसके मन में आया। क्या माया को पता चलेगा? क्या वो समझेगी? क्या वो इसके इस फैसले को माफ कर पाएगी? शायद नहीं। और अगर वो राहुल को चुनता तो माया उसे कभी माफ नहीं करेगी। वो उसे नफरत से देखेगी, और वो दर्द, क्या वो उसे सहन कर पाएगा? वो घंटों वहीं बैठा रहा, उस पन्ने को देखता हुआ, जैसे वो कोई जहरीला सांप हो। उसका दिमाग दो चरम सीमाओं के बीच झूलता रहा। एक तरफ राहुल की मासूम आंखें, दूसरी तरफ माया का थटा हुआ चेहरा, और हर बार दर्द उसे अंदर से काटता था। शाम को माया और राहुल लौटे। राहुल ने स्कूल में बनाई एक पेंटिंग दिखाई। 3 लोग, एक घर और एक चमकता सूरज। ये हमारा नया घर है पापा, उसने कहा, जहां कोई डर नहीं है। आदित्य ने पेंटिंग को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इस नए घर का हकदार था। वे सब थे। रात के खाने पर माया ने अचानक कहा, मैंने सोचा है अगली अमावस्या की रात हम वहां जाएंगे, हवेली। आदित्य ने हैरानी से देखा, क्यों जाना? क्योंकि ये हमारे और उनके बीच का मामला है। हम शहर में बैठकर इंतजार नहीं कर सकते कि वो कब फिर राहुल को पकड़े। हम मुकाबला करेंगे। तुम्हारी डायरी में अगर कुछ है तो हम वहीं करेंगे जहां ये सब शुरू हुआ था। आदित्य ने माया के चेहरे पर एक नई दृढ़ता देखी। डर अब भी था, पर उसके नीचे एक लौ जल रही थी, एक माँ की लौ जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने उसे कभी इतनी मजबूत नहीं देखा था। पर यह खतरनाक हो सकता है, आदित्य ने कहा। यहां बैठे रहने से भी कम खतरनाक नहीं है, माया ने जवाब दिया। मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती आदित्य, मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती। उसने ये आखिरी वाक्य धीरे से कहा, पर वो आदित्य के कानों में गूंज गया। उस पल
आदित्य को एहसास हुआ कि माया ने भी अपने तरीके से वही विकल्प चुन लिया था। वो लड़ने आ रही थी, वो भागने नहीं बल्कि सामना करने को तैयार थी। और उसे लगा कि वो उससे भी ज्यादा बहादुर थी, क्योंकि उसके पास तो एक मंत्र था, एक रास्ता था। माया के पास तो सिर्फ एक माँ का दिल था और वो उसी के भरोसे लड़ने जा रही थी। उस रात जब सब सो गए, आदित्य ने वो गुप्त पंडा निकाला और उसे ध्यान से देखा। उसने मंत्र को याद कर लिया, वो विपरीत मंत्र, प्रेम के दर्द से श्राप तोड़ने वाला मंत्र। अब सवाल ये नहीं था कि किसे चुनना है, सवाल ये था कि क्या वो इतना मजबूत है कि किसी एक को चुन सके। क्या वो उस दर्द को अपनी आत्मा पर ले सकता है जिसने नकुल को एक भूत बना दिया था। उसने पेन उठाया और पन्ने के पीछे लिखा, मैं नहीं चुन सकता, मैं किसी को नहीं खो सकता, पर मैं हार भी नहीं मान सकता। शायद एक तीसरा रास्ता है, मैं खुद को चुनूंगा। मैं वो दर्द झेलूंगा, मेरी आत्मा मर जाए पर मेरा परिवार बच जाए। पर क्या यह संभव था? मंत्र में तो साफ कहा था, अपने प्रियजन को खोने का दर्द। क्या वो खुद को अपना प्रियजन मान सकता था? शायद नहीं। ये स्वार्थ होगा, और श्राप स्वार्थ से ही तो पैदा हुआ था। वो एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ था और हर रास्ता उसे एक भयानक निर्णय की ओर ले जाता था। उसने अपना सिर मेज पर टेक दिया। एक लंबी थकी हुई कराह उसके गले से निकली। बाहर बादलों के बीच से चांद का एक टुकड़ा झांक रहा था। अमावस्या अब दूर नहीं थी, और जब वो आएगी तो आदित्य को फैसला करना ही होगा। वो जानता था कि नकुल और उसके पूर्वज उसका इंतजार कर रहे थे। वे जानते थे कि वो कमजोर है, वे जानते थे कि वो चुन नहीं पाएगा, और शायद यही उनकी जीत थी। ये कहानी एक चक्र के बंद होने और दूसरे के शुरू होने के बीच ठहराव की कहानी है। आदित्य की लड़ाई खत्म हुई, पर युद्ध जारी है। वो जीत नहीं पाया, बस बच गया, खालीपन के साथ। श्राप का स्रोत कभी हवेली या नकुल की आत्मा नहीं था। असली दानव तो वो प्रेत था जो प्रेम के सबसे नजदीकी स्थान, एक पत्नी के हृदय में छिप कर बैठा था। पीढ़ियों से पुरुषों ने अपने बेटों का खून बहाकर सोचा कि वे इसे शांत कर रहे हैं, पर वे सिर्फ इसे और ताकतवर बना रहे थे, इसे एक नए शरीर में कैद कर रहे थे। आदित्य ने अंततः अपने प्रेम और बलिदान से उन मासूम आत्माओं को मुक्त किया जो इस प्रेत से बंधी थीं, पर इसकी कीमत उसने अपनी पत्नी को देकर चुकाई। असली माया अब नहीं है। वो शरीर अब एक औरत के रूप में एक नए शहर में एक नए पति के साथ रह रहा है, और शायद एक नए बेटे की प्रतीक्षा में है। आदित्य अब हवेली का अकेला रखवाला है। राहुल सुरक्षित है, पर उसके पिता से दूर। श्राप का चक्र एक नई जगह, नए चेहरों के साथ शुरू हो चुका है। ये कहानी हमें बताती है, कभी कभी सबसे बड़ा डर बाहर से नहीं आता, वो हमारे सबसे अपने लोगों के भीतर, हमारे सबसे प्यारे रिश्तों की आड़ में पल सकता है। और कभी कभी जीतने की कोशिश में हम वही चीज खो देते हैं जिसे बचाना चाहते थे। अंतिम दृश्य, आदित्य हवेली की टूटी खिड़की से बाहर देख रहा है। दूर क्षितिज पर एक नया दिन शुरू हो रहा है। उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, राहुल की नानी का मैसेज। राहुल ने आज सुबह कहा, पापा को मेरी याद आती होगी। आदित्य मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर उसके होंठ नहीं हिलते। वो जानता है कि राहुल सुरक्षित है, यही उसकी एकमात्र जीत है। बाकी सब एक सबक है, एक ऐसा सबक जिसे वो अपनी हर सांस के साथ इस सूनी हवेली की चुप्पी में दोहराता रहेगा।